that Rinki has attained a rank 8 in NORCET exam. Today, Rinki is not just here to share her success story, but Rinki Beta, you are here to inspire thousands of nursing students who are looking up to you, who want to be sitting here and living the dream which you are living just now. You are not just representing a rank, you are representing the hard work, the dedication, and the sleepless nights which you have spent to achieve this. So, congratulations once again. And we are so happy to hear your success story straight from your mouth. थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि मैम ने जो स्टार्टिंग में बोला कि मैनिफेस्ट, वो ना सिर्फ एक वर्ड नहीं होता। मतलब अगर आप कर रहे हो ना उस चीज़ को, तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र ना, मतलब ठीक है आसान नहीं होता, बट इतना मुश्किल भी नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप सब कर सकते हो। बट उसके लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपका कंपटीशन अपने आप से है, किसी दूसरे से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बार किसी ने नोटसेट 8 दिया है, तो आपको ना सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करना है। ये नहीं कि सामने वाले की रैंक क्या आ रही है, मेरी क्या आ रही है। मैंने कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया है, कभी भी नहीं। और आपको भी नहीं करना चाहिए। जब हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, हमारे फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं करते, तो आप क्या सोच रहे हो आप एक दूसरे से मैच करोगे? नहीं ना। तो दैट्स और फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये सोचो, जो भी आपको कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नोट से टारगेट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानो कि नोट सेट इतना भी टफ नहीं है, सच में Ricky, नहीं है। उससे पहले, because you are saying NORCET उतना भी tough नहीं है, I would like you to tell everyone that from which college have you graduated, and was this your first attempt of NORCET? मेरी ग्रेजुएशन 2024 में अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से कंप्लीट हुई थी। आई कंप्लीटेड इन जून में कंप्लीट हुआ था। अगस्त में हमारा रिजल्ट आया था, तो तब मैंने नोटसेट 7 दिया था। बट मैंने अपनी इंटर्नशिप में नोटसेट 6 एग्जाम प्री के लिए दिया था। उसमें मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी और मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। मैंने एनएनएल ऐप ले रखी थी, बट वही है कि कॉलेज में इतना नहीं पढ़ा गया था जो रियलिटी है। मेरा 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, तभी भी मैंने नोटसेट प्री दिया था। और उस टाइम मेरे को वो जो प्री में परसेंटाइल होते हैं ना, वो मेरे को बहुत कम लग रही थी, क्योंकि मेरे 87 परसेंटाइल आया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि सबका सिलेक्शन हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं काम करूंगी। देन जब मैंने नोटसेट 7 दिया प्री, तो मेरे 99.2 परसेंटाइल आए। तो फिर मैंने मेंस के लिए किया, लेकिन मेंस में मेरे से थोड़ी-सी गलती हो गई, या कुछ भी समझ सकते हैं कि अब मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। तो मैंने मेंस दिया और मेरे को उसमें होप थी कि शायद होगा, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे नहीं होगा। तो उसमें मेरा 1683 रैंक आई। मैं बहुत डिमोटिवेट भी थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? लेकिन फिर मतलब मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि नहीं बेटा, आप एटलीस्ट 80% बच्चों से आगे हो। अगर आप यहीं पर रुक गए, तो पीछे के लोग भी आएँगे। फिर आपको दोबारा से कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। आप 80% पे आ चुके हो, अब दोबारा से ट्राई करो। देन फिर मैंने अपने आप को दोबारा से जोड़ा कि नहीं, अब मैं करूँगी। फिर मैंने एक-एक सब्जेक्ट्स को दोबारा से पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा। मतलब मैंने हर एक सब्जेक्ट को टाइम दिया। Rinki, Abhi, we will talk about your strategy in detail because that is what these students are here for. They want to listen to you कि क्या strategy थी, हर subject को कैसे target किया, हर subject में content कैसे किया. But what that means कि from rank 1683, you have attained a rank of 3 in NORCET 8. Commendable. I mean, that's highly commendable. And this is an inspiration for all the NORCET 8 aspirants.
वो सारे नॉर्सेट 8 के बच्चे जिनकी रैंक्स इस टाइम पे उनको लगता है कि उनकी डिजायर्ड रैंक नहीं है, वो इससे और बहुत बेटर कर सकते हैं, एंड वो इस डिलेमा में है कि क्या हम नेक्स्ट नॉर्सेट 9 दे या हम वहीं पे रुक जाएं। नहीं, नहीं, रुकने का ऑप्शन ही नहीं है, देना है दोबारा से। लाइक जो भी एग्ज़ाम आते हैं बीच में आप सब एग्ज़ाम दो। फिर उसके बाद नोट सेट 7 होने के बाद मैंने एम्स सीआरई भी दिया था। एम्स सीआरई में मेरी ऑल इंडिया रैंक 34 थी। वंडरफुल। और देन फिर मैंने डीएसएसबी भी दिया था, उसमें मेरी 303 रैंक थी। तो मतलब ऐसा नहीं है, रुकने का ऑप्शन नहीं होता, आप नोट सेट 9 भी दो, और नोट सेट 9 में भी नहीं होता ना तो नोट सेट 10 दो। बट जब तक दो, रुकना नहीं, रुकना नहीं है। जब तक अपनी मंजिल नहीं हासिल कर लेते, जब तक अपनी डिजायर्ड रैंक नहीं हासिल कर लेते, अपनी डिजायर्ड जॉब नहीं हासिल कर लेते, till that time this is a good message going from someone who has done it herself कि रुकना नहीं है, राइट? रिंकी, आई वांट यू टू टेल अस कि बेटा आपने कहा कि आपने एनएनएल को सब्सक्राइब किया था, which was that year when you subscribed NNL? जब मैं थर्ड ईयर में थी तो सेकंड सेम उनके 2023 2023 में आपने एनएनएल को सब्सक्राइब जैन में। जान में. So you have been NNL C plus subscriber. यस मैम। So you have access to our videos and you have access to our Q Bank, right? यस मैम। तो बेटा कंटेंट के लिए have you followed only NNL या कंटेंट के लिए have you followed some other platform as well? मैम कंप्लीटली फ्रॉम एनएनएल, मैंने अपना थ्योरी यहीं से कंप्लीट किया है। तो बेटा जब आपने एनएनएल के वीडियोस देखे, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जिसमें आपने सारे वीडियोस देखे हुए हैं एनएनएल के? पीडियाट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड ओबीजी में एक स्किप किया है, एक स्किप किया? अच्छा, वो एक कौन सा स्किप किया ये भी बता दो। ब्रीच। और उसी से इतने मैनूवर्स आए इस बारी। तो नहीं तो इनकी रैंक 3 नहीं रैंक 1 होती, ब्रीच स्किप किया था। कोई बात नहीं, वो तो लास्ट में इतने सारे रिविजन्स होते हैं उसमें भी कवर हो गए होंगे। मैम नहीं, 9 से 7 में मेंस में आया था, तो उसके बाद मैंने प्रिपेयर कर लिया था। मतलब मैनुअल सारे कंप्लीट मैंने कर लिए थे, इमेजेस के साथ भी कब कौन सा यूज होता है वो मैंने खुद से कर लिया था। ठीक है। अच्छा, सो बेटा नाउ टेल मी कि सबसे पहले तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट, सब सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, जिन सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करना है क्या उनको छोड़ के जाना है, राइट? एंड नंबर 3 कि कंटेंट वर्सेस एमसीक्यूज, इसका बैलेंस कैसे मेंटेन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मेजर सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है, मेजर में बोले तो लाइक ओबीजी, साइकेट्री, मेडिसिन, फार्मा एंड देन कम्युनिटी, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स। ओके। देन सेकंड माइनर सब्जेक्ट F1 के बारे में एफओएल। एफओएल तो करना ही करना है। ट्रू। हाँ। उसके अलावा आपको माइनर सब्जेक्ट्स पे ना, लाइक आपकी कमांड होनी चाहिए, मतलब उतना ज्यादा नहीं फोकस कर सकते, बट देखो जिस हिसाब से ट्रेंड है ना, मेजर सब्जेक्ट सब करके जाएंगे सब। तो आप फिर कॉम्पिटिट किसके साथ कर रहे हो? आप निकलोगे कैसे उन बाकी लोगों में से? कैसे आओगे यूनिक पे? आपको रैंक चाहिए ना अच्छी, तो फिर वो रैंक थोड़ी ना आएगी, वो तो सब एक साथ सब। आप कभी भी रिजल्ट को एनालाइज करना, आज जाके देखना, लाइक जितने पीछे रैंक जाते हैं, मैं 1683 पे थी, मेरे भी 60.625% थी, और मेरे पे 80 लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, और उसमें भी मैं लगभग लास्ट थी क्योंकि मेरी एज कम थी। तो एक सेम परसेंटेज पे 80 स्टूडेंट्स का होना ये बताता है कि लगभग जितना आपने उधर सोचा था ना, उतना आपके साथ 80 लोगों ने भी वही सोचा था। तो उनके मेजर सब्जेक्ट्स कवर थे, माइनर सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर आप कवर नहीं करोगे ना, क्योंकि रैंक आएगी तो आपको अपना मन पसंदीदा एम्स मिलेगा। एट द एंड आपको यही चाहिए ना, आपको यही नहीं चाहिए ना कि मैं जिंदगी भर सिर्फ नोट से
पढ़ाई करती रहूँ, नोट सेट देती रहूँ, फिर अपने स्टेट के एग्जाम देते रहें, तो उसके लिए आपको माइनर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच रिंकी हैज सेड, बेटा जो ये बीच का एवरेज मार्क्स होते हैं, जो ये क्लस्टर होता है ना, वो सारा का सारा ना बीच में मिलता है। बीच वाली रैंक्स में मैक्सिमम बच्चे वहीं मिलते हैं। अब अगर उस बीच वाली रैंक से अच्छी रैंक्स पे जाना है, तो यू विल हैव टू वर्क एंड थिंक स्मार्टली, एंड उसके लिए यू विल हैव टू स्टडी द माइनर सब्जेक्ट्स, राइट? बिकॉज लाइक शी सेड, सबका माइंडसेट एक जैसा है ना। सब लोग को मालूम है कि कम्युनिटी, जब मुझे मालूम है कि FON कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, आपका MSN एंड मिडवाइफरी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग आर दी मेजर सब्जेक्ट्स जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यू पीपल हैव बीन स्टडीइंग फॉर नॉर्सेट, सो डेफिनेटली यू नो दिस। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अब अगर 1000 से डबल डिजिट रैंक या सिंगल डिजिट रैंक लाने हैं, so now you have to go for that out of the box thinking. And out of the box thinking is simply having grasp over your minor subjects like anatomy, physiology, like microbiology, like nursing research, nursing management. These are the subjects जिनको आप sideline करते हो, उन subjects पे भी हमें focus करना है। इन सब्जेक्ट्स का वेटेज कम होगा, लेकिन ये रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स होंगे। नॉर्सेट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मेजर सब्जेक्ट्स डिसाइड करेंगे, बट आपकी रैंक डिसाइड करेंगे ये माइनर सब्जेक्ट्स। सो यू ऑल हैव टू स्टडी दी माइनर सब्जेक्ट्स। सो रिंकी, लाइक यू सेड कि जब आपने नॉर्सेट 6 दिया था, एट दैट टाइम आपने 60% सिलेबस किया था, है ना? तो अब 100% सिलेबस करने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? अगर आप NNL का C+ प्लान लेते हो, तो अप्रोक्सीमेट कितने टाइम में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो? मैं अपनी बताऊं तो मेरे को 1.5 ईयर लग गए थे। मतलब ओके। प्लान सी जो अभी आ रहा है ना, प्लान 6 मंथ के लिए, मेरे को लगता है मैं किसी को बोलती हूँ तो मैं उसके लिए सजेस्ट करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लान सी से हमें खुद करना होता था। आज एक वीडियो देखी है और मुझे ऐसा लगता था बस हो गया है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकती, मेरे दिमाग के ट्रू। ऊपर से चला जाएगा। एंड हियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें घर पे बैठ के ऐप से स्टडी करनी चाहिए, या हमें ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, या फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करनी चाहिए? ये सबसे पहले जब आप प्रिपेयर करने जाते हो ना, सबसे पहले यही कंफ्यूजन आता है। एंड दैट इज व्हाट रिंकी राइटली पॉइंटेड आउट। अगर आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो कि आप घर बैठ के 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई फ्रॉम डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन कर सकते हो, then you should sit and study on your own. You don't need any face to face class. You don't need any online live class because आप उतने self motivated हो। लेकिन like रिंकी सेड, बहुत सारे बच्चों को ऐसा रहता है, आज एक वीडियो देख लिया ना 2 आवर्स का, बस आज के लिए बहुत हो गया, तो आपका सिलेबस खत्म होता है 1.5 ईयर्स में। अगर वो 1.5 ईयर्स को 6 मंथ्स कन्वर्ट करना है, लाइक रिकी सेड 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है, यू विल हैव टू फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जहां पे आपको जबरदस्ती 10 घंटे बिठाया जाएगा। जहां पे अगर मुझे ऑब्स एंड गायनी क्लास लेनी है, तो मेरे को मालूम है मेरे पास 6 डेज हैं OBGY खत्म करने के लिए, 6 डेज है मिडवाइफरी खत्म करने के लिए, तो मैं 6 डेज में खत्म करके जाऊंगी, राइट? बट 6 डेज में आप सारे वीडियोस मिडवाइफरी के खत्म कर लोगे, दैट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? सो आई अंडरस्टैंड रिंकी, दैट्स अ वेरी वेरी बोल्ड थिंग फ्रॉम यू कि आपने इसको एक्सेप्ट किया कि यू आर एबल टू कंप्लीट द वीडियोस इन 1.5 years and you are being so honest. Thank you so much for that. So रिंकी, अब जब आपने NNL का कंटेंट करा, आपने कैसे करा? क्या आपने खुद नोट्स बनाए,
सारी वीडियो देखा एंड उसके बाद नोट्स बनाए एंड उसके बाद उसी वीडियो के एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, या आपने पहले वीडियो देखा, सेकंड राउंड में नोट्स बनाए, कैसे करा बेटा? मैम जब मैंने फर्स्टली स्टार्ट किया था, तो मेरा सबसे पहले ये रहता है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो जब मैंने अपना थर्ड ईयर के मिड में स्टार्ट किया था, तो पहले मैं वीडियो देखती थी कंप्लीट, उसके बाद उसके नोट्स बनाती थी। तो उसमें मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट उन चीज़ों ने मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा डेवलप कर दिया था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हम सब जानते हैं हम कॉलेज में इतना नहीं पढ़ते, जो ऑनेस्ट है, नहीं पढ़ते हैं। तो पहले मैंने उसको देख के अच्छे से ये पता कर लिया था कि इसमें कॉन्सेप्ट बताया क्या गया है, और फिर मैंने सबके नोट्स बना लिए थे। लेकिन मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसके आपके नोट्स, क्योंकि मैंने प्लान सी लिया था और मेरे पास कोई ज़्यादा अपडेट नहीं थी, तो प्लान सी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, कम्युनिटी में कुछ और भी होना चाहिए। तो नोट्स एट 7 के बाद मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने को क्या-क्या सब्जेक्ट दोबारा से पढ़े, मैं बता देती हूँ। साइकेट्री मैंने दोबारा से पढ़ी है। मैंने कम्युनिटी दोबारा से पढ़ी है। मैंने पीडियाट्रिक को भी दोबारा से पढ़ा है। मतलब नोट्स भी बनाए हैं और पढ़ा भी है। इसका क्या मतलब हुआ रिकी की नोट्स बनाए और पढ़ा? मतलब आपने नोट्स बनाने के बाद दोबारा से वो वीडियोस देखे या आपने कोई और सोर्स यूज किया? नो मैम, लाइक जब मैंने अपने कॉलेज लाइफ में उनसे पढ़ा था, तब मैंने उन पे इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, और मैंने सबसे मेन मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैंने रिवाइज़ नहीं किया था। अब 1 साल बाद मैं पीडियाट्रिक पढ़ रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैंने लिखा क्या है? मैं कहाँ से पढ़ूँ उन्हें? तो मेरे को इससे अच्छा लगा कि क्योंकि आपको ना एट द एंड कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, याद करने से नहीं होगा। आप कितना याद करोगे? तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं खुद के नोट्स खुद ही नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि मैंने 1 साल तक उन्हें सिर्फ बना के रख लिया, अपने मन में एक सैटिस्फैक्शन बस रखी, वो भी धोखे वाली कि मेरा नोट्स बने हुए हैं, जो कि गलत थी। फिर मैंने दोबारा से नोट्स बनाए, ठीक है? फिर फिर से वीडियो देखे बेटा? हाँ, फिर से वीडियो देखी। मतलब लाइक जैसे मैं कॉलेज से आ गई थी, नोट्स एट 7 उसके बाद हुआ था। तो नोट्स एट 7 में मैंने ऐसा किया था, उस जैसे कंप्लीट होने के बाद, जैसे साइकेट्री के लिए डॉक्टर अंकित पढ़ाते हैं। उन्होंने काफ़ी नोट्स एट 7 में जब रैपिड रिवीजन कराया था, वो इनफ था मेरे लिए। जो उन्होंने हर डिज़ीज़ को कंप्लीट किया था, हर डायग्नोसिस को किया था, हर ट्रीटमेंट को किया था, और उतना मेरे लिए सफिशिएंट था। तो उससे मैंने मुश्किल से 30-35 पेजेज़ में पूरी साइकेट्री मेरी कवर हो गई थी, और इवन ऐसा भी नहीं था कि उसमें कुछ छूट गया हो। मैंने क्वेश्चन भी किए, मैंने पीआर यादव भी की, मैंने टारगेट हाई भी की। जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है ना, तो आपका कंटेंट मतलब कितने पेजों का वो डिपेंड नहीं करता। आपको 35 पेजेज़ में भी आप पूरी बुक सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास उसका कॉन्सेप्ट है तो। और कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप नहीं सोल्व कर पाओगे। सेम मैंने कम्युनिटी में किया था, क्योंकि कम्युनिटी में मुझे Jackie, like you said, Ankit Goel sir ne, Dr. Ankit Goel had completed the entire content in brief. Yes. Do you have a message for Dr. Ankit? एक्चुअल में सर के कारण ही मैं मोटिवेट हुई थी, क्योंकि नोट्स एट 7 के बाद मैंने सर की ही वीडियो सबसे पहले स्टार्ट की थी। तो सर हमेशा अपने लेक्चर में बोलते थे कि एट द एंड हैप्पी रहना ज़रूरी है, और मतलब सिर्फ अपने आप की खुशी के लिए स्माइल करो। मतलब वो जो सर के साथ मैंने 7 डे लेक्चर लिया था, मुझे ऐसा लगा था कि सर मेरे सामने है और मेरे को And मोटिवेट Ricky कर रहे हैं। smile करती रहती थी फिर। हाँ, मैं लिटरली लाइब्रेरी में स्माइल करती थी, और मस्त अपना ठीक है, जो हुआ देखो, जो हो गया है ना, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। True. इससे अच्छा है आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ा होता है कि हम मानते ही नहीं हमारी गलती है। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और और हम ब्लेम क्या देते हैं? हम ब्लेम ये देते हैं पेपर डिफिकल्ट आया, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, क्लिनिकल क्वेश्चंस थे, हमें टाइम कम मिला, हम अंदर लेट पहुंचे। एंड अभी जस्ट बिफोर द इंटरव्यू रिंकी वाज टेलिंग मी कि नॉर्सेट 8 में शी वाज द वन जिसको 10 मिनट्स लेट एंट्री मिली थी रिंकी। तो मैम उस दिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं अप्रोक्स 8:38 पे एंटर हुई थी। देन उसके बाद मेरे को वॉशरूम जाना था, वॉशरूम में बहुत बड़ी लाइन थी। तो लैब वालों ने ऑलरेडी मेरा पेपर स्टार्ट कर दिया था, और मेरे 5 टू 10 मिनट्स जा चुके थे, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद
काम थी कि ठीक है, जो भी है मैं कर लूँगी। And that is what I have been telling you just before this interview began. कि exam is not just testing your preparation, exam is also testing your patience. It हाँ, is telling you कि पैनिक नहीं करना है, अपना काम एंड पेशेंस को मेंटेन करना है ड्यूरिंग दोज 2.5 hours ऑफ द एग्जाम. सो रिंकी, आपने साइकेट्री करा दोबारा से, फिर आपने कम्युनिटी मेडिसिन भी दोबारा से करा. हाँ, कम्युनिटी मेडिसिन जो सर की अपडेटेड क्लास है, वहाँ से कंप्लीट किया मैंने। सर ने मतलब एनएनएल ऐप पे वो कंप्लीट डाला हुआ है उस टाइम का, तो वो अपडेटेड से मैंने कंप्लीट। Rinki, how important are these updates which you are getting through NNL faculties? ये कितने important है? And because you have been giving NORCET for a couple of years now, and I'm pretty sure you are also knowing about various other platforms. So NNL में and क्या वो के updates क्या वो sufficient होते हैं and क्या वो यहाँ पर ही दिए जाते हैं या हर जगह available हो जाते हैं? मैम, मैंने सिर्फ 2 ही प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किए हैं और मतलब दोनों पे ही मेरे को अपडेटेड चीज़ें मिली हैं। तो यही है कि मैंने मतलब मैं कम्युनिटी के लिए सिर्फ मतलब मैंने डॉक्टर मोहित सर से ही पढ़ा है, उन्हीं के नोट्स को फ़ॉलो किया है और सर का टेलीग्राम चैनल है। मतलब Yes. तो वहाँ पर सर रोज़ एप्रॉक्स 10 टू 5 क्वेश्चन रोज़ डालते हैं। तो मेरे कम्युनिटी होने के बाद मैंने रिवीजन के बाद मैं रोज़ उस कम्युनिटी के 5 टू 10 क्वेश्चन को, वो नीट पीजी के क्वेश्चन होते हैं। मतलब सर डालते उन बच्चों के लिए, लेकिन वो नर्सिंग के आपको सर इतना पढ़ाते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो भी जाता है, तो कोई बात नहीं, उसे गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो। हम यहाँ पे आई विल टेल यू, प्लीज चैट जीपीटी को बहुत ध्यान से यूज करना. ठीक है. दो चीजें जो रिंकी की बातों पे आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड ओवर हियर. आप अगर टेलीग्राम चैनल से एमसीक्यूज कर रहे हो तो प्लीज बी वेरी श्योर दैट द सोर्स इज ऑथेंटिक. बहुत सारी क्विजेस चल रही होती है टेलीग्राम चैनल्स पे जो कि ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है एंड उनके आंसर्स गलत होते हैं. सो जैसे अब रिंकी ने कहा कि सर के डॉक्टर मुकमोहित का यस इट इज गोइंग टू बी ऑथेंटिक, जो भी आंसर्स होंगे वो सही होंगे. राइट. सो बी वेरी श्योर आप किनको फॉलो कर रहे हो. नंबर वन. नंबर टू, चैट जीपीटी भी गलत आंसर्स देता है. राइट. सो जब भी चैट जीपीटी को भी फॉलो करो तो अपने आंसर्स को अपनी फैकल्टी से जरूर कंफर्म करो. राइट. अगर आपके नोट्स में कुछ और लिखा है एंड आपको आंसर कुछ और मिल रहा है, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है. प्लीज गेट इट कंफर्म्ड एंड देन फॉलो व्हाट चैट जीपीटी इज सेइंग. राइट. तो देन फिर उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स थे, मैंने उनको कंसाइज किया, सर के लेक्चर्स को देखा और क्या उसमें सर ने और ऐड ऑन कराया है, तो वो मैंने ऐड ऑन किया और उनको कंसाइज किया। फिर उसके बाद एमएसएन को कैसे मैनेज किया बेटा? एमएसएन इज अ वास्ट सब्जेक्ट. ओके, मैंने एमएसएन दूसरे डॉक्टर से पढ़ी है, क्योंकि हमारे प्लान सी में जब अमन सेतिया सर अमन से पढ़ी. सेठिया सर थे तो तब मैंने एमएसएन पढ़ी है और एमएसएन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक रहा है। तो उसके लिए मैंने यही किया, जब मैंने नोट्स बनाए थे मैंने सिर्फ एमएसएन रिवाइज की थी। मैंने उसके अलावा कुछ रिवाइज नहीं किया था। मैंने सर के लेक्चर्स में पूरे अप्रोक्स 6 मंथ दिए थे, तो उनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। फिर उसके बाद जैसे ही नोटसेट 7 खत्म होने, मतलब नोटसेट 7 का मेंस आने वाला था, तो मैंने एक अच्छी चीज़ की थी, मैंने एक ब्लैंक शीट उठाई थी और अपने एमएसएन के नोट्स को बहुत कंसाइज कर लिया था। क्योंकि आप अगर 3 टू 4 रिवीजन दे देते हो और साथ में कोई भी बुक कर लेते हो, तो आपको पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आप एटलीस्ट नाम तो लिख सकते हो, बाकी रिवीजन आपके माइंड में होता रहेगा। आप नाम पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा कि ये टॉपिक भी होता है। तो मैंने अप्रोक्स 40 टू 50 शीट्स में अपनी पूरी एमएसएन हर सिस्टम को कवर किया है और मैंने उन्हीं को मल्टीपल रिविजन्स दिया है और उसके अलावा से मैंने क्वेश्चंस किए। And this is again a topper's trait, बच्चों. In uh, MBBS, we call it as the 20th notebook. 20th notebook क्या होती है? 20th notebook 19 subjects होते हैं. 20th notebook is that one additional notebook
जो आप बनाते हो जिसमें आपके नोट्स होते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के इन अ हाईली कंसाइज्ड मैनर। वो सारी चीजें जो वो सारे वोलेटाइल टॉपिक्स जो आप भूलते हो, चाहे वो किसी कैंसर की स्टेजिंग हो, चाहे वो किसी ड्रग की डोसेज हो, चाहे वो किसी ड्रग का साइड इफेक्ट हो, राइट, जो आप बार बार भूल रहे हो उन पॉइंट्स को आप एक जगह लिखते हो, टॉपिक वाइज लिखते हो, नॉट रैंडमली, राइट। तो ये जो आप 20th नोटबुक बनाते हो, ये 20th नोटबुक बनती है आपके सेकेंड रिविजन के बाद। जब आप सेकंड रिवीजन कर लो तो आप हमेशा एक नोटबुक लेके बैठो एंड उस नोटबुक में जो पॉइंट्स अब तक का आप इतने टेस्ट दे चुके होते हो कि आपको पता है कि ये मैं टेबल भूल रही हूँ, अल्फा फीटोप्रोटीन कहाँ पे हाई होता है, कहाँ पे लो होता है, शायद मैं इस टेबल को भूल रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओनली दैट टेबल उसमें। सो इस तरीके से अपनी बुक को डिवाइड करोगे, एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एफओएन, ओबीजीवाई, मेंटल हेल्थ। एंड जितने भी टॉपर्स से आप इंटरव्यू लो, चाहे वो नीट पीजी टॉपर्स हो, चाहे वो नॉर्सेट टॉपर्स हो, चाहे वो आईएनआई सेट टॉपर्स हो, हर टॉपर ये कहता है कि मैंने मोर देन 5 रिविजन्स किए हैं। अब हाउ इज मोर देन 5 रिविजन्स पॉसिबल अगर आप कवर टू कवर पढ़ रहे हो, सारी वर्कबुक्स को अगर आप कवर टू कवर पढ़ते हो? नहीं पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल होता है कि 3 रिविजन्स तो आपने किए अपनी वर्कबुक, रेस्ट ऑफ द रिविजन्स आपने इस नोटबुक के किए जो आपने बनाई है, जिसमें हाईली कंडेंस्ड नोट्स है। यहां पर भी एक ट्रैप है। टेलीग्राम चैनल्स पे इस तरीके के कंडेंस्ड नोट्स बहुत मिल रहे होते हैं, राइट, कि ये टॉपर्स नोट्स हैं, ये कंडेंस्ड नोट्स है। कोई भी नोट जो आप नहीं बना रहे हो, कोई और बना रहा है, इज नेवर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। your notes have to be your notes in your handwriting, ताकि आपको पता हो कि किस पेज पे किस कलर से कहाँ पे क्या लिखा है। रिंकी, यू टेल मी ऑनेस्टली, आपने कितनी बार रिवाइज किया है बिफोर नॉर्सेट 8? कितने रिविजन्स हो गए थे? लेट देम ऑल हियर। ऑनेस्ट 30 to 35 रिवीजन। इमेजिन 30 to 35 revisions. A big round of applause at this thing. Straight from her mouth she is telling you 30 to 35 revisions किए हैं उसने। So रिंकी, ये देखो, बच्चे तो ये सुन के ही वो हो जा रहे हैं कि 30 to 35 पॉसिबल भी कैसे हुआ। बट वही मैं बता रही हूँ ना कैसे हुआ। आपने 3 बार नोट्स को रिवाइज किया, आप कंसाइज नोट्स बनाइए। उसको कंसाइज का मतलब होता है कि आप उसमें मतलब वो चीजें तो जरूर लिखोगे जो आपके दिमाग से स्किप हो रही है, क्योंकि अगर 3 बार रिवीजन करने के बाद भी आपके माइंड से वो चीज स्किप हो रही है, इसका मतलब आपको उस पर और ज्यादा मेहनत करनी है। जो आपको आ रहा है वो तो आएगा ना, उसे तो कोई नहीं कर सकता। तो सबसे मेन होता है कंसाइज। मैंने 3 रिवीजन दिए, उसके बाद मैंने अपनी कंसाइज बनाए। मेरे पास सिर्फ 4 ही नोटबुक थी, मैंने उन्हीं में सब कुछ लिखा था और मैंने उन्हीं को मल्टीप्लाई, मतलब इवन मेरे माइनर सब्जेक्ट भी उन्हीं में थे। जो लास्ट में वो 3-4 पेजेस बच जाते हैं, एक में बायोकेमिस्ट्री, एक में न्यूट्रिशन, ऐसे करके मेरे माइनर सब्जेक्ट्स भी उन्हीं में थे। तो मैंने माइनर सब्जेक्ट्स को भी उन्हीं में से रिवाइज किया। कि आई जस्ट वांट टू आस्क यू, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी नॉटसेट को क्लियर नहीं करते हो, हाँ, आपके दिमाग में ये आता है कि हम सोर्स को चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम शायद सोर्स में है, राइट। बट आपने कंटिन्यूअसली उसी सोर्स को रखा एंड 30 to 35 टाइम्स उन्हीं नोटबुक्स को रिवाइज किया, या आपने बीच में सोर्स चेंज किया? नहीं, मैंने सोर्स चेंज नहीं किया। नोट सेट 7 के टाइम भी मेरे 2 ही सोर्स थे और अभी भी मेरे 2 ही सोर्स थे। So one was NNL for the content and one was some other source for MCQ discussion, for test and discussions. So you had full faith in the content of NNL, and now once you've got a single digit rank, I want you to tell everyone that content wise, how would you grade NNL? लाइक 10 out of 10। ऑनेस्टली मतलब मैंने सोर्स थ्योरी के लिए मैंने सच में यही रखा है, मैंने और नहीं पढ़ा है। अगर आपको भी अगर लाइक मैंने एमसीक्यू के लिए टीएनसी को प्रेफर किया था, उनके
जनरली ये होता है, लाइक कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे फेस का बहुत यूज हो रहा है, तो उसके उसको अलावा आप, यूज नहीं, मिसयूज हाँ, कहते हैं। मिस यूज, मतलब मैंने इसी के ऊपर रखा। देखो, कंटेंट ना आपको हर जगह से लगभग लगभग मिल जाता है। मेन होता है आपको फेथ, कॉन्फिडेंस और अपनी गलतियों पे एनालाइज, जो कि आप टेस्ट देने के बाद कर सकते हो। आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम, तो एटलीस्ट अपने ऊपर सोचो कि मेरे से क्या गलती हुई। हो सकता है आपने कम अटेम्प्ट किए हो, अगर कम अटेम्प्ट किए हैं तो आप स्कोर कैसे करोगे। हो सकता है आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए हो और आपके नेगेटिव ज्यादा हुए हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थ्योरी में थोड़ी बहुत गलतियां हो रही है। हो सकता है आपका रिवीजन नहीं हुआ हो, या जिन क्वेश्चनों पे आप सोच रहे थे कि यही आंसर होगा, तो उससे आपको ये पता चलता है कि मेरे को वहां पर कितना रिस्क लेना है। देखो, मैं ऑनेस्टी के साथ बताती हूँ, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं टॉप करूंगी, किसी को नहीं पता होता। हम सब क्या करते हैं, वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, सिर्फ आप 50 to 60% क्वेश्चन के लिए श्योर हो सकते हो। बाकी सब में हम क्या करते हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो हमने रिवाइज किया है, जो हमने टेस्ट दिया है, उसको हम अप्लाई करते हैं। और जो आपने पढ़ा है ना, वो बेस्ट है। बस यही सोचना है, मैंने बेस्ट पढ़ा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप अप्लाई करो, एलिमिनेशन करने की कोशिश करो, मतलब कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आंसर चार में से एक ही होना है। और कोई भी अब टॉप करने के बाद कोई भी ये अब ये बोलने लग जाए कि नहीं मैं तो वहां 100% श्योर था, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आप 40 to 50% क्वेश्चन के लिए श्योर हो सकते, बाकी में आपको अपने अप्लाई नॉलेज ही लगानी पड़ेगी। अच्छा रिंकी बेटा, if I would ask you to choose between the two, multiple short revisions या lengthy few revisions, मल्टीपल शोर्स रिवीजन। ठीक है। सो हमें फोकस करना है कि हम जल्दी जल्दी रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, रादर देन कि एक रिवीजन को इतना लंबा खींच ले कि हमें तो सब कुछ इसी रिवीजन में याद करना है। So please always, this is a topper's mindset to have multiple short revisions, right? And like she very rightly said कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 100% श्योर होगे बिफोर गिविंग एन एग्जाम। 100% प्रेपरेशन किसी की भी नहीं होती। तो इसीलिए टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट से भागना नहीं है। ये सोचो कि जब हम 100% प्रिपेयर्ड होंगे तब टेस्ट देंगे, दैट्स द रॉन्ग माइंडसेट। रिंकी, आई वांट टू नो कि आप कितने टेस्ट देते थे और कब से टेस्ट देने स्टार्ट करें, कितनी फ्रीक्वेंटली टेस्ट देते थे? मैंने कॉलेज में टेस्ट नहीं दिए थे। जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया था, नोटसेट 7 के टाइम मैंने बहुत टेस्ट दिए थे। 2.5 से 3 महीने में रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देती थी। सुबह मैं रिवीजन करती थी अपना, और शाम को मैं टेस्ट देती थी। लेकिन फिर जैसे नोटसेट 7 में मैं बता रही हूँ कि मेरी रैंक मतलब पीछे थी, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को अपनी थ्योरी पे थोड़ा शायद ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको भी खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि देखो, वो चीज आपको कोई नहीं बता सकता, कोई टीचर नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपकी थ्योरी में आपने ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोड़े हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट वीक था, वो आपने छोड़े हैं वो क्वेश्चन। जैसे मैंने नोटसेट 7 के टाइम पे मैनुअल से क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मेरे को आते ही नहीं थे, मैं कहाँ से करती। तो मैंने फिर उस चीज को सोचा कि मेरे को नहीं दोबारा से करना है, तो फिर मैंने दोबारा से किया। सेम आपको मल्टीपल रिवीजन करने, एक रिवीजन सफिशिएंट नहीं होता आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर डेवलप करने के लिए। दूसरा, आप रोज डेली टेस्ट दो, प्लीज डेली टेस्ट दो। डेली टेस्ट देने से ना आपकी 30 डेज के बाद ना आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। अगर आप रोज टेस्ट दे रहे हो, अगर आपका 60 to 80% सिलेबस कवर है, तो आप रोज टेस्ट दे सकते हो। रिंकी, इन बच्चों के लिए तो NNL अकेडमी में एवरी डे दे हैव अ टेस्ट इन द मॉर्निंग। बिफोर दे आर स्टार्टिंग देयर क्लास दे हैव टू गिव अ टेस्ट ऑफ 30 MCQs। 30 MCQs इनको जो इन्होंने कल पढ़ा, आज उसके 30 MCQs का टेस्ट करे बिना दे डोंट हैव टू एंटर इनटू, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन एंड सिट इन द क्लासेस। फिर उसके बाद जब इनका सब्जेक्ट ओवर होगा तो आप लोग का टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, राइट। एंड उसके बाद जब 3 या 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो फिर मंथली टेस्ट होता है।
सो दिस इज द टेस्ट विच दे आर गिविंग. डेली टेस्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद टेस्ट दे रहे हैं, और उसके बाद मंथ में भी एक इनका टेस्ट आता है. द नेम इज समथिंग डिफरेंट. सी CSAT, right? So they are giving their CSAT जो कि इनको देना है. So हाँ, उसके please साथ now from now onwards आपके ही अपने जो टॉपर्स हैं वो कह रहे हैं कि डेली टेस्ट देना है, तो नाउ ऑनवर्ड्स आई वांट टू सी 100% अटेंडेंस इन द मॉर्निंग फॉर द टेस्ट. एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैंने टेस्ट नहीं दिया. फेल हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टेस्ट में, लेकिन टेस्ट देना जरूर है. ठीक है. उसके साथ साथ ना आप कोई भी एक देखो बुक भी करना, मतलब बेसिक बुक से स्टार्ट कर सकते हो. पीआर यादव है टारगेट हाई, कि कोई भी एक बेसिक बुक आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ आप वो बेसिक बुक भी करो. जस्ट बिकॉज ऑफ जो बुक है, जैसे पीआर यादव की हम बात करते हैं, तो पीआर यादव में सारा पीवाईक्यू है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा किन टॉपिक से क्वेश्चन आता है. क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम है ना, उसको क्रैक करने के लिए ना एक स्ट्रेटजी होती है. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है. आप पता चले कि आप वही पढ़ रहे हो, बार बार वही पढ़ रहे हो, तो आपको क्या चीज नहीं पढ़ना है. अब मतलब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप पीवाईक्यू से आप मतलब आइडेंटिफाई करो उन टॉपिक्स को, और उन्हीं को रिवाइज करो, और उनको डीप में भी जा सकते हो. क्योंकि जो नोट सेट है ना, उसके कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है, तो आप उनको करो बहुत एंड अच्छे दिस इज से. व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द मॉर्निंग. कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो उससे पहले यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आया है इस बार. नॉर्सेट 8 में, नॉर्सेट 7 में, नॉर्सेट 6 में, नॉर्सेट 5 में एंड नॉर्सेट 4 में. 5 years के अगर आपने PYT, नॉट PYQ, PYT का मतलब है अगर इस बार प्राग्स मेनूवर से क्वेश्चन आया तो जरूरी नहीं है कि अगली बार प्राग से आए. अगली बार मेनूवर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब वो चाहे मेनूवर ब्रीच का हो, चाहे वो मेनूवर शोल्डर का हो, चाहे वो मेनूवर रिटजन मेनूवर. सो एज अ होल मेनूवर वाला टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आपको मैनुअर्स प्रिपेयर करने हैं. आपको ये नहीं करना कि अब मैं बस केवल ब्रीच के मैनुअर्स प्रिपेयर कर. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नॉर्सेट की जो अप्रोच है ना बेटा, दैट इज अ फनल शेप्ड अप्रोच. फनल शेप्ड अप्रोच का क्या मतलब है? टॉपिक्स रिपीट होंगे, उन टॉपिक्स के वो डेप्थ में जाएंगे. राइट तो सेम टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर एमटीपी एक्ट पे क्वेश्चन आएगा तो अब की बार एमटीपी एक्ट पे कुछ अलग क्वेश्चन बन जाएगा. अनीमिया पे क्वेश्चन आएगा, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम पे, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू. अब उसमें से क्वेश्चन अलग तरीके से बन जाएगा. सो दीज आर द टॉप. आपको टॉपिक्स की लिस्ट पता होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं. राइट. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो बेटा फ्रॉम यू कि in an hour जब आप like you probably have not joined any job, right? So एक दिन में how many hours were you giving 8 to 10 hours consistently? consistently. There is a very good image over here. या ये मतलब मेरे फोन में हमेशा रही है नोट 7 के बाद, और मैंने यही सोचा है. देखो कई बार ऐसा होता है कि हम 6 ही घंटे पढ़ते हैं, हमारे मन में गिल्ट होता है कि आज मैं 8 घंटे नहीं पढ़ी हूँ. बट वो गिल्ट आपको कभी नहीं लेके आना, क्योंकि आपने एटलीस्ट जीरो तो नहीं दिया है ना. जीरो नहीं देना है, कुछ ना कुछ जरूर करना है. चाहे आप एक टेस्ट दो, चाहे आप एक टॉपिक रिवाइज करो, बट जीरो मत करना किसी भी दिन. और वही कंसिस्टेंसी होती है. कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि 8 से 10 घंटे. बट देखो अगर हम स्टूडेंट हैं, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो हम 8 से 10 घंटे दे सकते हैं, बहुत इजीली दे सकते हैं. तो 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. और सेकेंड चीज, अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ. क्योंकि मतलब हम बोलते हैं कि नहीं होगा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 3 अटेम्प्ट देने के बाद. सबसे मेन जो फैक्टर है ना, वो सिर्फ एक है, अपनी गलतियों को देखो.
आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर में, आप ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, आप नेगेटिव ज्यादा कर रहे हो, वो सबसे मेन है, क्योंकि एट द एंड वहां पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन को निकालना है। आप एक राउंड जाओ और देखो, आपको जो फर्स्ट बार में आंसर आ गया वो आ गया, अपने आंसर को उधर चेंज मत करना। एब्सोल्युटली, प्लीज, ये गलती बहुत लोग करते हैं। फर्स्ट टाइम जो आप आंसर मार्क करते हो ना, जनरली वो राइट होता है। एंड अगर आपने आंसर चेंज किया, मतलब आपने ओवर थिंक किया। एंड ओवर थिंकिंग गलतियां लेकर आता है, राइट? सो ऑलवेज बिलीव योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग। जो फर्स्ट आंसर होता है ना, जनरली दैट्स द राइट आंसर। जितने चेंज करके आओगे ना, वो गलत आंसर्स होंगे। So Rinki, in this NORCET, out of 160 questions, how many did you attempt? 152। 152 questions she had attempted. And that's a very, very good strike rate. And that is again a very, very important point. अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट ही 100 और 110 करके आओगे, तो आप पहले ही रेस से बाहर हो बेटा, एग्जैक्टली, हो है ना? जाता है। तो स्ट्राइक रेट हाई रखना है। अब आता है ये क्वेश्चन कि फिर हम नेगेटिव्स को कैसे बैलेंस करेंगे। नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए एनी क्वेश्चन जहां पे आपका कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में है, 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। यस। 200% उस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, जहां पे भी। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपने छोड़ते गए ना, जहां पे कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में है, तो आप केवल 50% क्वेश्चंस आंसर कर पाओ। सो जहां पे भी कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में है, डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। जहां पे एक भी ऑप्शन नहीं आता है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब आता है जहां पे तीन ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, वहां पे यू हैव टू थिंक कि कितने अब तक का मैंने आंसर कर दिए हैं एंड अब कितने बाकी हैं। अगर आप ऐसे करके 140 पे पहुंचे हो, तो अभी आप 10 क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो। बिकॉज जो पॉजिटिव मिलेगा आपको आंसर सही करने से, राइट, वो ले जाएगा अगर नेगेटिव हो रहे हैं। एक पॉजिटिव तीन नेगेटिव्स को नलिफाई कर देता है, राइट? सो यू हैव टू बी, जब भी आप अपने जीटीज दे रहे हो, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट रिंकी सेड एंड इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अपने जीटी स्कोर्स को एनालाइज करो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। टेस्ट देना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट को एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड ईच वन ऑफ यू विल हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। किसी को लगेगा कि मुझे हाई स्ट्राइक रेट करना है, क्योंकि मेरे जो कंफ्यूजन होते हैं ना, वो पॉजिटिव्स होते हैं, पॉजिटिव मार्किंग मिलती है। कोई सोचेगा नहीं, मुझे थोड़ा सा कम रखना है अपना स्ट्राइक रेट, क्योंकि जब भी मैं गेस करती हूँ, मैं गलत करती हूँ। नहीं, एक्चुअल में हमारा दिमाग ऐसे डेवलप होता है, जैसे आपने 10 क्वेश्चन किए ऐसे करके, आप जो ठीक हो गए ना, आप पहले सोचोगे नहीं ये तो मुझे आता था इसलिए ठीक हुआ है। अब मानोगे ही नहीं दिमाग में ये चीज कि नहीं इसमें भी मैंने रिस्क ही लिया था। अब नहीं मानोगे, नहीं मेरा तो, अगर आप वो गलती से ठीक हो जाता तो नहीं मेरा ठीक है। आपको वही चीज पता करनी है अपने अंदर टेस्ट से, और वो प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। और कैसे भी नहीं पता चल सकता, आप कितनी थ्योरी पढ़ लो, आप उधर जाके आप डायरेक्ट सोचोगे कि मैं रिस्क ले लूंगी, ऐसा नहीं होगा। मैंने नोट सेट 7 के टाइम पे 137 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 30 नेगेटिव हुए थे। ठीक है, अभी मैंने 152 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे 26 नेगेटिव हुए हैं। मैंने मतलब 6 महीने में 4 ही नेगेटिव को कम किया है, बट मैंने क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट को इंक्रीज कर दिया है, जो मुझे सिलेक्शन दिलवा के लेके गया है। तो अपने नेगेटिव्स पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है? पॉजिटिव्स पे फोकस करना है। नेगेटिव हो रहा है कोई बात नहीं, बट पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। एंड लाइफ में भी हम ये कहते हैं ना, फोकस ऑन योर पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स तो होते ही है ना, बिना नेगेटिव के तो लाइफ भी नहीं होती, तो पेपर कैसे हो जाएगा? सो ऑलवेज फोकस ऑन योर positives. That is something, a take home message for each one of you, कि positives पे focus करना है, strike rate अच्छा रखना है, स्ट्राइक रेट को कम नहीं होने देना है किसी भी एग्जाम में। एंड उसके लिए आई वुड वांट ईच वन ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस। अभी से ही जब तुम लोग टेस्ट दोगे, अभी तो 30 क्वेश्चंस का दे रहे हो, 100 क्वेश्चंस का दोगे, हाई स्ट्राइक रेट रखो, डरो मत गेस करने से। अभी से ही कीप योर स्ट्राइक रेट्स हाई, राइट? उधर सबके गलत होते हैं, मेरी रैंक 3 है लेकिन मेरे से भी तो 26 गलत हुए हैं ना।
आप खुद लिस्ट उठा के देखना, 75% जिसके आते हैं वो टॉप करता है नोट सेट में ऑलवेज। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब नेगेटिव कर रहे हैं। इसीलिए ना आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप ना पहले से ही यहीं से सोच के जाना कि आपको उधर कितना रिस्क लेना है। अगर आपकी गेसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, आप नहीं सोच पाते, आपसे गलत हो जाता है, आप मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, देखो लोगे तो सच में सिलेक्शन होगा। अगर आप 150 प्लस अटेम्प्ट करोगे और आपकी नेगेटिव 25 to 30 रहेगी ना, डेफिनेटली आप टॉप 10 में आ जाओगे। मैं आज भी बोल रही हूँ, चाहे पेपर कितना ही हार्ड हो। इस बार के मेंस के लिए भी बोला गया था कि पेपर काफी हार्ड है, और वो हार्ड है भी। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ। आप पिछली बार नोट सेट 7 का रिजल्ट उठाना, उसमें 60.625 पे मेरी खुद 1683 रैंक आई थी। आप इस बार का मतलब रिजल्ट उठाना, 60.625 पे 800 रैंक आई है। आप देखो 800 रैंक का जंप हुआ है। आपके लिए पेपर सबके लिए इक्वल होगा, किसी के लिए टफ, किसी के लिए ऐसा नहीं होगा। तो आपको अटेम्प्टिंग ठीक रखनी है, क्योंकि देखो उधर नेगेटिव होगा, एक्चुअल में हो क्या रहा है, पेपर क्वेश्चन उधर कुछ और आता है, बाहर आके कुछ और बनता है, 3-4 यूट्यूब वाले कुछ और बनाते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आता है जितना हम सोचते हैं। और कई बार वो ऑप्शन वो बताते ही नहीं, हम सोचते हैं कि मेरे से गलत हो गया। तो जो आपने पढ़ा है, मैं ये करती थी, मैं आने के बाद किसी का एनालिसिस नहीं देखती थी। मेरे को जो क्वेश्चन याद आया पेन पेपर पे लिख लिया, और मैं खुद उसे गूगल करके देखती थी। या मेरे को याद है कि ये इस वाले उससे आया है, तो मैं उस वाली नोटबुक में जाके देखती थी कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। आपको उसी पे बिलीव करना है। आप ये नहीं कि पीवाई क्यू कर रहे हो तो किसी भी यूट्यूब से उठा के और उनके पीवाई क्यू देखने लग गए। आप टारगेट हाई को उसके लिए रेफर कर सकते हो। टारगेट हाई में लास्ट में, सबसे लास्ट में पीवाई क्यू दे रखे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। और जिसमें आपको डाउट लगता है ना कि आपके नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, कुछ आप टीचर से पूछ सकते हो। जैसे हमारे पास तो ऐसा ऑप्शन था नहीं आपके पास है ऐसा, तो आप यूज कर सकते हो उसका कि Please, टीचर please, अवेलेबल है Bacho, इधर। always refer to authentic sources. Always trust the source where you have started, with which source you have started your journey, right? Trust that source. And number 3, source को trust करने से पहले trust yourself. Believe that you can do it, and each one of you is capable of doing it. Like Rinki said, if she can do it, anyone can do it. But what is required? Consistency, discipline, and hard work. So over here we have Rinki, who's a live example of hard work, discipline, and consistency. Rinki, it has been really, really so nice to talk to you, because I can see that you have a very clear picture in your mind. You're all concepts, not just academic concepts, but how to approach for NORCET, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, is extremely clear. Now, before we end this interview, just two things. Do you have any? I know you have studied from NNL, you've watched many videos, you've watched many faculties. So, is there any one, or you can even name more than one faculties who've specially influenced you? डॉक्टर मोहित सर। Yeah. Dr. Mukmohit sir is one of the best faculties of community health nursing. He's not just the best faculty, he's a very, very good mentor and a very good friend. एंड डॉक्टर रोहन खंडेलवाल सर। Again, Dr. Rohan Khandelwal sir, one of the gems we have in the industry. Dr. Rohan Khandelwal, I don't know how many of you are following Instagram, but Dr. Rohan Khandelwal recently he has been got the awarded the Iron Man. He participated in Iron Man and he's become the Iron Man. आयरन मैन के लिए जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, जितनी उन्होंने डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन फॉलो किया फॉर पास्ट 6 months, राइट, फॉर 6 months की फिजिकल ट्रेनिंग, 6 months के एक्सट्रीम्स ऑफ ट्रेनिंग को जिस तरीके से उन्होंने किया, ही इज एग्जेम्पलरी एंड इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ, एक बार अगर आप सोच लो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, right? So you have really very, very good examples, Dr. Mukmoit sir and Dr. Rohan Khandelwal. Thank you, both the faculties, and thank you all faculties of NNL for always being there to guide the students, not just academically, but in so many other non-academic ways also. Rinki, any message
which you have for the students who are going to appear for NORCET 9 and for all the students who are sitting over here of the Yellow Sapphire batch? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर बिलीव रखना, ठीक है। किसी भी भगवान को मानते हो उस पर ट्रस्ट करना। देखो ये एक प्रोसेस है, सब मतलब पहले वहीं बैठे होते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो उस पे बिलीव रखना, अपनी कमियों के ऊपर काम करना सबसे मेन होता है। अगर आपने अपनी कमियों पे काम किया ना, आप जैम बन जाओगे। मतलब दुनिया आपको सुनना चाहेगी। बट उसके लिए आप मैनिफेस्ट करो, अपने लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करो। यही बोलूंगी, अपने लिए बहुत बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करो। सब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि टॉपर कुछ अलग से करता है, बट टॉपर उसी चीज को बहुत बार करता है। That is so well said कि टॉपर उसी चीज को बहुत बार करता है, कुछ अलग नहीं करता है टॉपर. एंड ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच रिंकी फॉर बीइंग हियर एंड फॉर motivating our Yellow Sapphire batch. Yellow Sapphire batch is the batch who's preparing for NORCET 9, and this batch is running at the NNL Academy in Noida, face to face and on NNL Live app. Thank you so much, Rinki. थैंक यू सो मच मैम। Any one of you wants to ask something to Rinki? This is an open house. आप लोग पूछ सकते हो. किसी के कोई questions हैं? Any questions which you have? मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक रेफर की? एमसीक्यू के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पीआर यादव स्टार्ट की थी। मैंने सोंडर्स कभी नहीं पढ़ी है, मैं ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ। थ्योरी के लिए मैंने कोई भी बुक प्रेफर नहीं की है। मैंने एनएनएल से जितनी थ्योरी की है मैंने वही किया है। और फिर उसके बाद मैंने मोस भी सोल्व की थी, और फिर मैंने टारगेट हाई सोल्व की थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच। ये लोग नर्सिंग के क्वेश्चन करते हैं, मेरे नॉन नर्सिंग में कैसे प्रिपेयर करते हैं? ओके, नॉन नर्सिंग के लिए मतलब मैं प्री के एग्जाम के लिए और बाकी एग्जाम के लिए मैं रोज जीके पढ़ती थी। मैंने कॉलेज में एक अच्छी हैबिट डेवलप की थी, मैं द हिंदू पढ़ती थी, जिससे मतलब आपका दिमाग ओपनली हो जाता है, क्योंकि हमारे नर्सिंग में इतना डीप में नहीं आता। जो करंट में टॉपिक चल रहा है एटलीस्ट उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैं रोज जीके पढ़ती थी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है उसको फॉलो करती थी, और मैं रोज 10 to 20 मिनट्स, देखो सोशल मीडिया में कोई भी यूज नहीं करती थी, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। मैं अपना टाइम इन्हीं पे देती थी। मैंने फोन में पीआईबी को भी मतलब आप नरेंद्र मोदी जी को भी फॉलो करेंगे ना, तो आपको आधा करंट अफेयर पता चल जाएगा, वो कहाँ पर गए हुए हैं, वहां पर क्या इवेंट हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन नॉर्सेट में बहुत, आप देखा होगा, बहुत सुपरफिशियल आता है। तो आप उनको फॉलो कर लो ना। आप इतने इंस्टाग्राम चलाते हो, इससे अच्छा आप गवर्नमेंट वेबसाइट को देखो ना। एटलीस्ट आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, और आपके अंदर डेवलप होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जीबीएस वाला केस हुआ था, तो प्री में क्वेश्चन भी तो आया हमारे में कि जीबीएस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। जो करंट में ट्रेंड में जो डिजीज चल रही है, आप उन्हीं से क्वेश्चन आएगा ना। अब फॉरेन में जो डिजीज है उनसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना। तो उसके लिए आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। महाराष्ट्र जीबीएस था? ये जीबीएस था क्या? अब कौन बताएगा ये जीबीएस था क्या? बेरी सिंड्रोम, राइट? तो ऑब्वियसली अगर अब क्वेश्चन आएगा तो जीबीएस से ही आएगा. दैट्स वेरी राइट. तो उसके लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैथ की क्लासेस के लिए मैंने यहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं, मैंने उनकी क्लासेस देखी। नीतीश सर को देखा है? नहीं, नए सर, हुडा सर। अच्छा, कौन से सर? हुडा सर है, हुडा सर. ओके. रमेश हुडा। टेस्ट में देखो, अगर प्री की बात करो ना, तो आपको 100 में से ना एटलीस्ट 85 करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 85 करना पड़ेगा, क्योंकि 85 में लगभग लगभग आप कितने 14 नेगेटिव कर सकते हो, 15 नेगेटिव। आप जैसे मैंने इस बार 90 अटेम्प्ट किए थे, मैंने ज्यादा ही रिस्क ले लिया था, 20 मेरे नेगेटिव हो गए थे, लेकिन फिर भी परसेंटाइल 99.7 बन गई थी, तो अच्छी परसेंटाइल थी, तो हो जाता है। वो रिस्क ना आपको अपना खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेस्ट प्रैक्टिस करो, उसमें देखो, उसमें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, 90 करके देखो, 95 करके देखो। आप जब पीवाईक्यू लगा रहे हो ना, तो आप पीवाईक्यू को कंप्लीट करो,
और उसके बाद देखो आपने कितने नेगेटिव किए, और फिर सोचो कि अगर मैं उस टाइम वहां होती तो मैं 15 नेगेटिव करती, 20 नेगेटिव करती, तो उससे आपको ना अपना रिस्क लेना पता चल जाएगा। क्योंकि बिना रिस्क के सच में एग्जाम नहीं निकलेगा। बिना रिस्क के आप सोचोगे आप सेफ जोन में रह के खेलोगे, नहीं होगा। सेफ जोन होता ही नहीं है कुछ भी। आपको शॉट तो लगाना पड़ेगा, आप देखते हैं वो शॉट कैसा लगता है, और वो आपको टेस्ट प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे रिस्क लेना है। और 160 में से अगर आपको ARI चाहिए तो आप 150 अटेम्प्ट करो, पक्का आएगी। So all of you please remember this, strike rate high रखना है, राइट? सबने, आपने अगर लाइक आई सेड 100 और 110 करे तो आप तो रेस से ऑलरेडी बाहर हो, है ना? यही तो इमेजिन सोचना है। करो ना कि एक कार रेस है, कार रेस में भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 70 80 100 की स्पीड पे बस धीरे 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 चलता जाऊंगा और मैं फिनिश लाइन तक पहुंच जाऊंगा, तो रेस से बाहर ही हो ना। स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और वही करना है एग्जाम में भी। स्ट्राइक रेट हाई रखनी है, रिस्क तो लेना ही है, रिस्क के बिना तो नहीं होगा, रैंक नहीं आएगी। नहीं देखो, अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो, बाहर तो ऑलरेडी खड़े हो ना आप, सिलेक्शन से बाहर ही हो, उसका मतलब क्या है? इससे अच्छा रिस्क ले लेते हैं और करते हैं। क्योंकि उधर सच में कोई भी श्योर नहीं होता हाँ, क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन क्या आया है, मुझे क्या। आप अपनी थ्योरी को अप्लाई करो मैक्सिमम, इधर से ही एलिमिनेशन टेक्निक अपनी डेवलप करके जाओ कि कितने करेक्ट हैं, कितने करेक्ट कर सकती हूँ। कई बार ना ऑप्शन, आपको क्वेश्चन भी नहीं पता और ना आपको ऑप्शन पता, ना कुछ भी नहीं पता, लेकिन उधर 3 नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है और एक में कुछ अलग लिखा होता है, आप मार दो। आप मार दो। आप ये सोचोगे, पता है जितना एग्जाम में हम दिमाग लगाते हैं ना, उतना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए 150 तो जरूर अटेम्प्टिंग रखना। हो जाएगा, 150 में हो जाता है। मैंने पिछली बार 130 से अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ 30 नेगेटिव, मतलब 30 नेगेटिव हुए थे, और 20 to 25 सबके नेगेटिव होते हैं। 20 तो ना कोई बहुत इक्का दुक्का इंसान होगा जिसके 20, वरना 25 30 35 40 45 ऐसे नेगेटिव होते हैं। बस नेगेटिव इतने भी नहीं करने हैं, सिलेक्शन से ही बाहर हो जाए। First of all, congratulations, ma'am. थैंक यू सो मच। Ma'am, I just want to ask you that whole day we are doing class over here. After going to our PG, सारे टीचर्स लोग बोलते हैं कि we should take one major subject after going the room. We should see the C plan videos. So उसके वजह से if we are doing the C plan videos, we are not getting time for the MCQ. So हमें देखना चाहिए या नहीं, या जो दिन भर जो क्लास में सिखाते हैं वही? देखो, जो यहाँ पर आपको सिखाया है ना, आप उसको 2 बार रिवाइज करो, और कोई भी बुक उठाओ और उसके क्वेश्चन करो। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब आपको टॉपिक आ रहा है ना। आप एक ही चीज को बार बार, मतलब बार बार देखोगे, उससे क्या फायदा है? आपको MCQ भी 50% करने हैं, क्योंकि उधर एट द एंड MCQ आएंगे। तो आपको पता है बुक करने से होता क्या है? बुक करने से ना आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है कि मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे को आता है। अब जैसे सब बोलते हैं कि सोंडर्स की थ्योरी पढ़ो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको सोंडर्स की थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है? आप खुद सोचो इस चीज को, क्या जरूरत है? तो वही है, अगर आप कोचिंग कर रहे हो ना, तो आपको सोंडर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके पीछे के MCQ करो, इनफ है वो। अब मोसबी के MCQ, अब मोसबी में पता है क्या है? मोसबी में ना एक थोड़ा सा कैच है, क्या? कि वो आपको सोल्व करने का तरीका बताता है। उसके जो ऑप्शन होते हैं ना वो ट्रिकी होते हैं, तो वो सॉल्व करने का तरीका आपको डेवलप करना है। ये नहीं कि मोस्टली के क्वेश्चन याद कर लेने हैं कि ले यही आएंगे पेपर में मैं यहीं से करके जाऊंगी। ऐसा नहीं है, वो एक सॉल्व करने का तरीका है। मैक्सिमम अपनी थ्योरी को मल्टीपल रिविजन्स दो, क्योंकि वही आपको उधर याद आएगी, और कुछ याद नहीं आएगा। PYQ पे फोकस करो। PYQ मैंने जो खुद में दिए थे, मैंने हर स्टेट के, मैंने हर नोरसेट के PYQ दिए हैं, और उसकी अपनी कॉपी बना लो और उसमें लिखो कौन से पेपर में कौन कौन सा टॉपिक आया है, एक तरफ लिखो। और दूसरी तरफ जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, या तो आप NNL से देखो, या कहीं से भी देखो, गूगल से देखो, यूट्यूब से देखो, इतने चैनल जहां से आपको अच्छा लगे आप देखो, और उसके नोट्स वहीं की वहीं बना लो। देखो, स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे चीजें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि नोट सेट में ना,
मतलब सब ऐसा बोल रहे हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक आ रहे हैं, बहुत यूनिक नहीं है। वो 2015, 16, 17 अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो नर्सिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यही है कि अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे गाइडलाइंस पढ़ रहे हो, तो आप डायरेक्ट एम्स की गाइडलाइन को फॉलो करो ना। क्योंकि पेपर जब दिल्ली एम्स कंडक्ट करा रहा है तो वो पीजीआई की गाइडलाइन को तो फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी खुद की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। तो आप ऐसे ऑथेंटिक सोर्स उठा सकते हो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे IMNCI पे क्वेश्चन आता ही आता है, आप डाउनलोड कर लो, रोज उसके 2 पेज पढ़ो। एटलीस्ट आप वहां पर तुक्का भी मारोगे तो एक पढ़ा लिखा तुक्का होगा वो, और मोस्ट प्रोबेबली वो सही भी होगा। तो मतलब ये अगर आप यहाँ से क्लियर हो, 2 बार रिवाइज करने के बाद आप कर पा रहे हो MCQ, आप मत देखो। क्योंकि सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं और बहुत कुछ करना है। और कोई सवाल? और कोई? अरे मुझे मुझसे मत देखो, मैं पूछ रहा हूँ सवाल। और कोई आपके जहन में कुछ आ रहा है? अरे पूछ आप तो सकते हो जो आप पूछना है, माइनर सब्जेक्ट कैसे किए, अरे कुछ भी पूछना है पूछ लो। हाँ, सबसे हमारे यहाँ सवालों की देवी है। पूछ लिया? अच्छा है सर, होना चाहिए। आपने माइनर सब्जेक्ट के जो नोट्स बनाए थे उसकी रिवीजन की थी या फिर उसको कैसे कवर किया था एंड टाइम? माइनर सब्जेक्ट्स ना, सबसे पहले मैंने मतलब नोट सेट 7 के टाइम पे जो रैपिड रिवीजन हुआ था ना, जैसे इस वाले रैपिड रिवीजन में क्या हो रहा था, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे, लेकिन नोट सेट 7 वाले में ना साथ में कुछ बताया भी जा रहा था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पूरा सोल्व कराया था। तो मैंने नोट सेट 7 वाला टाइम वाला देखा था, मतलब नोट सेट 8 में मैं नोट सेट 7 का ही देख रही थी। तो मैंने वहां से उसको उठाया, मैंने नोट्स बनाए, मैंने उनको रिवाइज किया और मैंने क्वेश्चन करके देखा। मैंने माइनर सब्जेक्ट में ऐसा किया था, जैसे टारगेट हाई में साइड में लिखा होता है और पीछे के की पॉइंट्स होते हैं, मैंने साइड वाला पढ़ा, की पॉइंट्स पढ़ा, और सिर्फ उन उन क्वेश्चन को पढ़ा जो पहले PYQ में आए हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे मैनेजमेंट से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा ज्यादा नर्स पेशेंट रेशो पूछ लेंगे, तो वो उसमें दिया हुआ है, PYQ में आया है, तो बस वही। माइनर सब्जेक्ट में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि PYQ में क्या आया है, बस। नहीं बनाए थे, नोट्स तो बनाए थे, 4 से 5 पेजेस के नोट्स, मैंने कंप्यूटर के नोट्स बनाए यार, तुम क्या बात कर रहे हो। इनको चाहिए कि वो जो 4 नोटबुक आपने बनाई है ना, हाँ, ठीक है। इनको खुद से कुछ नहीं करना है इनको। मतलब ऐसा है कि आप हमें PDF दे दो, हम उसे पढ़ लेंगे, हम भी 3 पे आ जाएंगे। उसके पीछे जो शार्पनेस लगती है, जो आर्किटेक्चर का काम जो किया है इन्होंने, वो तुम्हें भी खुद से करना होगा, खुद के लिए। ठीक है? और कोई सवाल? और देखो, मैं सच बताऊं आपको ना, किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरी भी फॉलो करने की नहीं। जब उस पाथ पे आपको अकेले चलना है तो अपना रास्ता खुद बनाओ ना, क्यों सोचना कि टॉपर ने क्या किया, अरे हम टॉप करेंगे, हम कर देखेंगे क्या होता है। दैट्स द स्पिरिट। हाँ, अपनी सच में खुद स्ट्रेटेजी बनाओ, किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो, सब इंसान अलग होते हैं। हो सकता है उसने अपनी कॉलेज लाइफ में माइनर सब्जेक्ट पढ़े हो और आपने ना पढ़े हो, फिर तो अटक गए। कई लोग बोलते हैं कि माइनर सब्जेक्ट देखो ही मत। और प्लीज देखो, यूट्यूब चैनल है ना जो आलतू फालतू के हैं, उन्हें फॉलो मत करना। मतलब क्योंकि कंटेंट जितना बढ़ेगा वो बताएंगे, देखो इसी में से नोट सेट से क्वेश्चन उठेगा, और 5-6 क्वेश्चन ना हर जगह से रिपीट होते हैं, हर जगह से। ये कोई यूनिक यूनिक चीज नहीं है। आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, बट उन्हीं के ऊपर टिके रहिए एंड तक भी, और पहले भी मेरे 2 ही थे, NNL और TNC में एंड तक इन्हीं पे टिकी रही थी। मेरा नोट सेट 7 में हुआ नहीं था, फिर भी मैं इन्हीं पे टिकी रही थी। तो वही है, आप पहले स्पेसिफिक कर लो आपको किससे पढ़ना है, आप उन्हें स्पेसिफाई कर लो और पढ़ो उनसे। चलिए, तो अच्छा लगा। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप जवाब दे दो। बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करेंगे, और इसी तरह से अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें सिर्फ अपने पढ़ाई की टैग लिस्ट होगी, अपनी जो टू डू लिस्ट होगी उसमें सिर्फ रिवीजन 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 होगा।
ठीक है, और फिर इसी तरह आप यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं फिर जल्दी ही। ओके।